होशियार और अपडेट किया National Parliament Olympiad is one such initiative. It's a flagship of it, which has over the years. 9 साल हो गए 2015 में यूनिलीवर के साथ हमने कंसीव किया था एक प्रोग्राम यूनिलीवर का ग्लोबल इवेंट होता है लिविंग ग्लोबल डिजिटलाइजेशन और उसको यूनिलीवर की पाकिस्तान Hello everyone, Assalamu alaikum. Am I audible to all of you? Can someone please confirm in chat if you all can hear me? Exactly. तुम लोग देख क्या दिया? Sorry? Thank you, Abdullah, Shahzad, Manahil, Abdul Rahman, Mahi, for your kind confirmation. So, in the previous class, we were talking about work, and we were just talking about work. कायजादम ने भी यही कहा था, काम काम और बस काम. तो पिछली क्लास में हमने सिर्फ वर्क की डेफिनेशन को समझने की कोशिश की थी और एक्चुअली मैं बार बार सिर्फ एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा था कि भाई ये जो हम जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगती है और वो ऑब्जेक्ट उस फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर करता है और हम कहते हैं वर्क हो गया, तो एक्चुअली इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब भी ऐसा होगा ना लाइक और आपने उसको मल्टीप्लाई करके वर्क निकाल लिया, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी इस सिस्टम में ट्रांसफर हो गई है, यानी इस सिस्टम ने फॉर एग्जांपल किसी भी सिस्टम में आपने फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई किया, लेट्स से आंसर आया 1000 जूल्स। इसका मतलब 1000 जूल सिस्टम में क्या हो गई है? ट्रांसफर हो गई है। और उसकी हमने कल डिफरेंट एग्जांपल समझी, कब वर्क होता है, कब वर्क नहीं होता, और इसको डिस्कस करने की दो बड़ी इंपॉर्टेंट, एक तो ये कि ऑब्वियसली यार इस कॉन्सेप्ट में अगर सिर्फ फॉर्मूला याद करके बाहर आ जाओगे तो कभी भी इस चैप्टर के एसेंस को समझ नहीं पाओगे। दूसरा, मैंने आपके आगे कुछ एक दो एमसीक्यूज भी रखे थे लाइक जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि भाई कहाँ पे वर्क हो रहा है, कहाँ पे वर्क नहीं हो रहा है। आई वाज हैप्पी कि आपने लाइक डिस्कशंस के बाद खुद ही बता दिया था कि इसके करेक्ट आंसर्स क्या हैं। ये बच्चे इतनी आसानी से नहीं बता पाते हैं, अगर उनको डायरेक्टली सिर्फ फॉर्मूला बता दिया जाए ना, वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओ लेवल्स में शायद सिर्फ फॉर्मूला याद करके आपकी छुट्टी हो जाए, बट इन ए लेवल्स दिस इज नॉट हाउ इट इज गोइंग टू बी। अब एक डिस्कशन ये है कि भाई अगर किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स एक्ट कर रही है और ऑब्जेक्ट उस फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेस भी कर रहा है, बट फोर्स कांस्टेंट नहीं है। लाइक फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है, वो 50 मीटर्स मूव करता है, ठीक है ना, टू द राइट, और जब वो 50 मीटर टोटल मूव करता है तो उस पर जो फोर्स एक्ट कर रही होती है वो फोर्स
उस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में ही होती है, लेकिन कांस्टेंट नहीं होती। कभी 10 न्यूटन की फोर्स लगी, कभी 50 की लगी, कभी 40 की लगी। तो अगर डिफरेंट अमाउंट ऑफ फोर्स एक्ट कर रही हो लाइक थ्रू आउट द डिस्प्लेसमेंट, तो ऐसे में हम वर्क डन कैसे निकालेंगे? हाउ आर वी गोइंग टू फाइंड आउट द टोटल वर्क डन? एनी सजेशन? नहीं नहीं, फोर्स डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में ही है, कंपोनेंट बनाने की जरूरत नहीं है। एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, वो मूव कर रहा है, ठीक है भाई। एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, लेट्स से 50 मीटर मूव करता है ये, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्ट 50 मीटर मूव करता है। 50 मीटर्स के डिस्प्लेसमेंट में फोर्स लगती है ना उसके ऊपर, बट वो फोर्स कांस्टेंट नहीं है। कभी 10 न्यूटन, कभी 20 न्यूटन, कभी 10 न्यूटन, कभी 40 न्यूटन। ऐसे में हम टोटल वर्क डन कैसे निकालें? ठीक है भाई। ऐसे में इन्होंने भी सजेशन दिया बड़ा अच्छा कि सर अगर फॉर एग्जांपल अगर आपकी फोर्स कांस्टेंट नहीं, जितनी देर के लिए कांस्टेंट है ना, उतनी देर में उतनी फोर्स पे कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ उसका वर्क डन निकाले, फिर अगली फोर्स पे कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ उसका वर्क डन निकाले, और फिर सारे वर्क डन को ऐड करते हैं। तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको टोटल वर्क डन मिल जाएगा। मैं आपको जरा इसकी एग्जांपल समझाता हूँ। सुफियान भाई, ये नहीं करना, एवरेज फोर्स से निकालना। एवरेज फोर्स निकालना गुनाहे कबीरा में से एक है, ठीक है। आप एवरेज देखिए, मैं बताता हूँ कि किस तरह से सॉल्व होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप यूं समझ ले, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बना ले, और लेट्स से ऑब्जेक्ट ने टोटल 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर किया। पहले 2 मीटर में फोर्स थी 10 न्यूटन, फिर अगले 2 मीटर में फोर्स थी 20 न्यूटन, फिर अगले 4 मीटर में फोर्स थी 5 न्यूटन, और फिर फोर्स हो गई 25 न्यूटन, ठीक है ना। सो 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 5 न्यूटन, देन 25 न्यूटन। दिस इज द फोर्स that acted on the object as a result of which it covers a displacement of total 10 meters. So when for the first 2 meters the force was constant ना, तो force into displacement से आप पहले इसका वर्क डन निकाल लें, जो कि 5 न्यूटन की फोर्स से होगा। सही है, 10 न्यूटन की फोर्स से होगा। तो 10 इंटू 2 का मतलब 20 जूल्स। फिर 20 न्यूटन की फोर्स है जो कि अगले 2 मीटर आपको मूव कराएगी, तो 20 इंटू 2 विच इज 40 जूल्स। फिर 5 न्यूटन की फोर्स नेक्स्ट 4 मीटर्स के लिए एक्ट हुई, तो 5 इंटू 4 इज 20 जूल्स अगेन। एंड देन आखिरी में 25 न्यूटन की फोर्स थी फॉर द नेक्स्ट 2 मीटर्स, तो आंसर आ गया 50 जूल्स। अब आप क्या करो, सिंपली सारे वर्क डन को ऐड कर दो। जैसे इस केस में आपको क्या मिल जाएगा? टोटल 130 जूल्स। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो फोर्सेस को ऐड करने की जरूरत नहीं है, हर फोर्स की वजह से जो वर्क डन हुआ है ना, उसको आप ऐड करेंगे, आपको टोटल वर्क डन मिल जाएगा। आसान जबान में अगर आप गौर से देखें तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का आप एरिया अंडर द कर्व निकालते हैं, तो वो जो एरिया अंडर द कर्व है ना, दैट गिव्स यू व्हाट? दैट गिव्स यू द टोटल वर्क डन। ठीक है, यहां तक सारे क्लियर है? So it's इसका not मतलब the work Sorry? done, the area under the graph, we can calculate it and just add them and find out the total work done. Am I right? Yeah, simple as that. Exactly. Thank Okay, now, for example, if the work done due to a variable force, so let's say you have been given a graph like this. So how, no matter what the shape of the graph is, simply the area under the curve of the force and displacement graph, making sure that the force and displacement are in the same direction. This area under the curve gives you what? The work done. ठीक है, एक वेरिएबल फोर्स की एग्जांपल आपने पढ़ी भी है, वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको याद हो, आपने ओ लेवल्स में पढ़ा था हुक्स लॉ। हुक्स लॉ में क्या होता था कि लाइक फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से आप एक्सटेंशन कहते थे फ्रॉम मीन पोजीशन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती थी। जैसे जैसे स्प्रिंग आप खींचते जाते थे ना, आपको और खींचने के लिए और ज्यादा फोर्स चाहिए होती थी, फिर और खींचने के लिए और ज्यादा फोर्स चाहिए होती थी, बिकॉज स्प्रिंग जैसे जैसे एक्सटेंड करता था, तो ऑब्वियसली विद इन लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आप जैसे जैसे उसको एक्सटेंड करते जाते थे, वैसे वैसे रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ती जाती थी। तो वहां पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ बनता था ना, वैसे बनता था। हम प्रॉपर डिफॉर्मेशन इन सॉलिड्स का चैप्टर पढ़ेंगे वेकेशंस के बाद,
तो वहां पर हम इसको डिटेल में ही पढ़ लेंगे, बट अभी सिर्फ फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे भी जो वर्क डन कैलकुलेट होता है ना, दैट इज कैलकुलेटेड बाय एरिया अंडर द कर्व ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। तो यहाँ पे जो एरिया अंडर द कर्व है वो हो जाएगा 1/2 Fx। ठीक है, तो बस ध्यान में रखिएगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ का जो एरिया अंडर द कर्व है दैट गिव्स यू द वर्क डन। अच्छा, ये वाला जो पार्ट है ना, वर्क डन बाय अ गैस ड्यूरिंग एक्सपेंशन, ये हमारे सिलेबस से हटा दिया गया, एएस के सिलेबस से। लेकिन आप दिल छोटा ना करें, इसको A2 के सिलेबस में डाल दिया गया। तो इंशाल्लाह A2 में जब आप जाएंगे तो ये आपको पढ़ने को मिलेगा, तो अभी हम इसको नहीं पढ़ा रहे आपको। आज हम आपसे बात करेंगे एनर्जी के ऊपर। कल हमने बड़े अच्छे से समझा व्हाट इज वर्क, आज थोड़ी सी बात करते हैं एनर्जी के ऊपर। कौन मुझे बता सकता है व्हाट इज एनर्जी? Rate at which work हाँ, rate at which the work is done. oh no, that is power bro, that is power. Rate of doing work is power. पावर ओवर टाइम, ये क्या है? ओवर टाइम तो जॉब में होती है। देखिए, डन समझो मेरा उस्ताद, ये कौन है? राहिम भाई। अच्छा, ability to do work nor created nor destroyed, ability to do work is the most common explanation of। जब मैं आपकी उम्र का था ना, मैं भी ये सुनता था कि एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क, और ना मेरे अंदर एक वो होता था कि यार लाइक इसको, ये कोई मुझे समझा दो इसका मतलब क्या है। समझ लो, बचपन से ही ना मुझे ये फीलिंग आती थी कि यार ये है तो ठीक है एबिलिटी टू डू वर्क, लेकिन दिस नीड्स अ बेटर एक्सप्लेनेशन। तो वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स मूव्स, एन ऑब्जेक्ट एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स व्हेन वर्क इज डन। ठीक है, an object acted upon a force moves when work is done, the force may accelerate the object, raise it or change its shape। ठीक है, मैं जरा एबिलिटी टू डू वर्क को आज आपको समझाने की कोशिश करूं। देखो, एक तो वो सस्ती थकी भी एक्सप्लेनेशन होती थी कि बेटा आपके पास एनर्जी है ना, मतलब आप बहुत सारा काम कर सकते हैं, एनर्जी नहीं है मतलब आप वर्क नहीं कर सकते। सो यू सी, एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी होगी ना तो आप भाग सकेंगे, यू नो लाइक आप काम कर सकेंगे। ठीक है, आई गेट इट, बट आई थिंक दिस इज अ गुड एक्सप्लेनेशन फॉर अ क्लास 5 स्टूडेंट, फॉर अ क्लास 6 स्टूडेंट। छोटा बच्चा मेरा भी 3.5 साल का, ये बात तो उसको भी समझ आ जाती है कि मैं अभी खाना खाऊंगा मेरे अंदर एनर्जी आ जाएगी। वो कैरेट खा के हाथ दिखाता बाबा देखो मेरा मसल्स बन गए हैं, सही है। बट आई थिंक यू गाइस आर लाइक 16, 17, 18 साल के एडल्ट्स एंड यू नीड अ बेटर एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट एबिलिटी टू डू वर्क। सो जैसे आजकल वेकेशन आ गई है, मेरी कॉलेज ऑफ हो गया, तो वेकेशन में बंदा फारिग वक्त में क्या करे? द बेस्ट थिंग दैट आई कैन डू इज स्टडी फिजिक्स बुक्स। तो मैं बहुत सारी घर पे किताबें पढ़ी हुई हैं फिजिक्स की, वैसे शौक में पढ़ता हूँ, मूड बड़ा अच्छा हो जाता है। तो एक बार मैं वैसे ही लाउंज में बैठा हुआ ना, फिजिक्स की किताब पढ़ रहा था। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं जोर से चीखना शुरू हो गया, ओ समझ आ गया, समझ आ गया, समझ आ गया, सही है। एक किताब मेरे हत्थे लगी जिसने सिर्फ ये समझाया था कि आखिर इस एबिलिटी टू डू वर्क का मतलब क्या है। एंड दैट डे आई वाज सो हैप्पी, आई कैन नॉट टेल यू, because every time when I used to teach ability to do work is energy, and वही 5 रुपए वाली 5 क्लास वाली एक्सप्लेनेशन देता ना, बेटा you have energy, you can do work, you know, काम कर सकते हो वरना दही लेने नहीं जा सकोगे अगर एनर्जी नहीं है। I finally came up with a, क्योंकि जब हम कहते हैं ना एबिलिटी टू डू वर्क, तो वर्क का मतलब प्रॉपर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वाला वर्क। सो वी नीड दैट एक्सप्लेनेशन। सो उसके लिए चाहिए होंगी 2 चीजें, एक कुर्सी और एक कैमरामैन, कैमरा पर्सन। Hello guys, welcome back to my YouTube channel.
अब देखो भाई, सिचुएशन ये है कि this is a chair, okay, and we all know this is a chair, obviously, and and this chair is placed on a rough surface, okay. So the floor here has friction, okay. So there is no way that this chair itself can move. ये खुद से ये चेयर यहां से वहां नहीं जा सकती, ओके, यानी वर्क नहीं कर सकती खुद से, क्योंकि अगर ये चेयर खुद से यहां से वहां चले गई तो हम सारे भाग जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि वैसे भी पहले कब्रिस्तान था ना इस कैंपस के नीचे, मजाक सही है। तो अच्छा, ये खुद से नहीं जा सकती क्योंकि इसके ये वर्क नहीं कर सकती। Someone needs to do work, okay? जैसे मैंने फोर्स लगाया तो अब ये जा रहा है, because work needs to be done. If I want this chair to move through this rough surface, because there is friction, you need a force to overcome that friction, okay? Which this chair itself cannot do, okay? Now there is a very famous form of energy which is kinetic energy, okay? We all have heard about it. Kinetic energy is the energy possessed by a body by virtue of its motion. So when an object is moving, when an object has motion, it has kinetic energy. And when it has energy, it has the ability to do work. Means the object can do work on its own, okay? Without someone exerting force on it. Right now, this chair is at rest. So it does not have a kinetic energy. So this object does not have energy, so it does not do work against the resistive force, right? Now, everyone look very carefully. Did you see? जब ये मूव कर रहा था, इसके पास क्या थी? इसके पास एनर्जी थी ना? इसी फ्रिक्शन वाले सरफेस के अगेंस्ट इसने वर्क किया, खुद से आगे गया, क्यों गया? क्योंकि इसके पास एनर्जी थी. So when the object has energy, it has the ability to do work. देख, अभी ये रेस्ट पर है ना? अभी ये रेस्ट पर है. It cannot do work against friction itself. I have to pull in force. Okay, so then it can do work against resistive force. But when it started moving, it had energy. Which energy? Kinetic energy. देख, मैंने अपना फोर्स हटा दिया, फिर भी इसने वर्क किया against the friction work. कैसे किया? क्योंकि इसके पास एनर्जी थी. जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है ना, उसके पास क्या होती है? उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है. That is, it has the ability to do work. Like this chair, initially at rest, did not have energy, so it did not have the ability to do work. But when it was moving, it had energy. Which energy? Kinetic energy. So it did work on its own. समझ रहे हो आप मेरी बात? खुद से किया ना इसने. मैंने कोई फोर्स नहीं लगाया, इसने धक्का नहीं लगाया, फिर भी इसने अगेंस्ट द फ्रिक्शन वर्क कर लिया. क्यों? क्योंकि इसके पास क्या थी? इसके पास एनर्जी थी. So energy is the ability to do work. Now hold on. What is this? This is the mass. Okay. And this mass is placed on the ground or any surface. Can this mass go up on its own? Can this go up on its own?
ठीक है ना? अगर अब ये खुद से ऊपर जाएगा फिर मैं भागूंगा नहीं, इसको पकड़ लूं, सही है। So I don't want to go away, but ये मास खुद से ऊपर नहीं जा सकता, okay? बट इसको ऊपर लेके जाया जा सकता है by exerting force. Okay, so I exerted force and I did work. Okay, I did work. It covers some displacement in the direction of the force. बोलो ना जी सर। So this object was at rest. It cannot go up on its own. I did force. I applied force. It covers a displacement in the direction of the force. And now, because work is done on it, it has some energy. Which energy? The potential energy. Okay. It is. Let's say I have moved it at a constant velocity. So let's say कोई kinetic energy का भी increase नहीं है, but अब कौन सी energy का increase है? Potential. अच्छा देखना, ये यहाँ पर है, ऊपर लेके गया ना, इसके पास एनर्जी आ रही है, ओके, एनर्जी आ रही है ना, इसका मतलब अब ये खुद से वर्क कर सकता है, इट कैन कवर डिस्प्लेसमेंट ऑन इट्स ओन, कैसे? Okay, so this object now covers a displacement on its own. Oh, now it did work. It did work on its own. How? Because it had energy, potential energy. So the kinetic energy बाद में convert हो गई. So energy is the ability to do work. So when the object has energy, it can do. No, it can do work. Okay. So this is what, my friends. Energy is the ability to do work. So from now onwards, never ever tell anyone आपके पास एनर्जी है मतलब आप काम कर सकते हो, नहीं है मतलब नहीं कर सकते हो, unless कि वो कोई 5 या 6 क्लास का बच्चा हो जी। अच्छा, एक ये जो सवाल किया है ना, आमना शाहिद ने बहुत अच्छा सवाल किया है। हाँ, ज़ैनब ने एक बड़ा ही कोई खूबसूरत सवाल किया, बड़ा ही कोई खूबसूरत सवाल किया, वो ये सर, ये जब नीचे आता है, खुद से थोड़ी आया है, ग्रेविटी लेकर आई है, ग्रेविटेशनल फोर्स लेकर आई है, ऐसा ही है। याद रखिएगा, ये एक बड़ा अच्छा सवाल है जिसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन तो आप जब कभी एडवांस यानी अप्लाइड फिजिक्स पढ़ेंगे इंशाल्लाह तो आप सीखेंगे। बट अभी एक चीज समझ लें, एक कॉन्सेप्ट होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स का जो वर्क डन होता है ना, वो एक्चुअली सिस्टम की जो अपनी एनर्जी होती है ना उसको नहीं बढ़ाता। यानी जो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो वर्क डन होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगाते हो, फोर्स की वजह से उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कवर होता है, तो वर्क होता है। वर्क का मतलब ऑब्जेक्ट में एनर्जी ट्रांसफर होती है। याद रखिएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसी फोर्स है जिसकी वजह से जब वर्क होता है ना तो ऑब्जेक्ट में एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती, बल्कि ऑब्जेक्ट की अपनी ही एक फॉर्म की एनर्जी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। जब वो ऊपर से नीचे आया ना, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क होता है ना, हमेशा याद रखें, ग्रेविटेशनल फोर्स का जो वर्क होता है वो कभी भी सिस्टम में एनर्जी ट्रांसफर नहीं करता, बल्कि उसकी अपनी एनर्जी को कन्वर्ट करता है। जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आता है ना, तो उसकी अपनी पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाती है? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे आमतौर पर किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब मैं फोर्स लगाता हूँ ना, देखिए जब मैं ऊपर लेके जा रहा था, तो एक अपवर्ड फोर्स थी, एक डाउनवर्ड फोर्स भी तो थी ना। वर्क डन, डाउनवर्ड फोर्स की वजह से वर्क डन मैंने काउंट नहीं किया, इसलिए कि मुझे पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स का जो वर्क डन होता है ना, वो ऑब्जेक्ट की अपनी ना एनर्जी एक्सट्रैक्ट करता है, ना ही उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन कि आप यहाँ तक पहुंचे। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ठीक है, आप ये तो नहीं कह सकते ग्रेविटेशनल फोर्स ना होती, क्योंकि फिर वो तो पोटेंशियल एनर्जी भी गेन करता है, क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी ऊपर भी नहीं जाता। व्हाट इज
व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अगर आप इसको सिंपल रखना चाहते हैं ना, और लाइक दुआएं दो के जब कभी एडवांस फिजिक्स पढ़ोगे और इस चीज को एनकाउंटर करोगे तो मैं ये बात पहले से अगर पता होगी, वो ये कि कल मैंने आपको कितनी एग्जांपल्स दी, ऑब्जेक्ट पर आगे फोर्स लग रही है, फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, मैंने सारे वर्क कैलकुलेट करना है और मैंने उससे बताया कि किस तरह ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, किस तरह पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, यहाँ तक कि मैंने ओपोजिंग फ्रिक्शन की भी एक्सप्लेनेशन दी। लेकिन एक फोर्स से जिस पर मैं बात नहीं कर रहा था वो थी वेट। मैंने वेट की वजह से ना वर्क डन नहीं कर पाया, बिकॉज वेट की वजह से वर्क तो हो जाता है, फोर्स भी आ गई, डिस्प्लेसमेंट भी आ गई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ वर्क नहीं हो रहा, बट वेट यानी ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फील्ड ऑफ फोर्सेस होती है ना, उनके वर्क डन में वर्क तो होता है लेकिन सिस्टम में एनर्जी सप्लाई नहीं होती है। यानी जिस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगी वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट हुआ यानी डिस्प्लेस हुआ, उस ऑब्जेक्ट में एनर्जी सप्लाई नहीं होती, बल्कि उसकी अपनी ही एक, जैसे ऊपर था पोटेंशियल एनर्जी थी, वही किस में कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो इसलिए हम कहते हैं कि वो जो ऊपर से नीचे आया ना, एक्चुअली वो खुद आया, यानी इट वाज इट्स ओन पोटेंशियल एनर्जी जो कि काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट। तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस कन्वर्ट करने में, हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स ना उसको एनर्जी दे रही है ना उसे एनर्जी, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे काइनेटिक एनर्जी के केस में जब अगेंस्ट द फ्रिक्शन मूव कर रहा था ना, तो ऑब्जेक्ट एक्चुअली अपनी एनर्जी लूज कर रहा था, उसके पास एनर्जी थी, वो अगेंस्ट द फ्रिक्शन हीट एनर्जी लूज कर रहा था और वो वर्क कर रहा था। बट जब वो ऊपर से नीचे आ रहा था ना, कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं है, तो उसकी जो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी थी ना, वो उसी की अपनी ही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती, यानी वो एनर्जी को लूज नहीं कर रहा। नहीं, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी, और जितनी पोटेंशियल कम होगी उतनी ही उसी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। आमतौर पर क्या होता है, जब ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि तुम लोग कल मुझसे ये सवाल पूछते, लेकिन किसी ने भी ये सवाल, याद है कल मैं बार बार बोल रहा था कि यार एक सवाल है जो आपको मुझसे पूछना चाहिए, कोई नहीं पूछ रहा था। वो मैं ये पूछ रहा था कि यार कोई मुझसे क्यों नहीं पूछ रहा है कि सर वर्क डन ड्यू टू वेट क्यों नहीं कैलकुलेट, बिकॉज एक चीज को अच्छी तरह से समझ लें, जब मैं किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता हूँ, लेट्स से आई एम ऑब्जेक्ट ए, आई एक्सर्ट अ फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट बी, ऑब्जेक्ट बी डिस्प्लेस होता है, I did work on object B, I lost my energy, object B gains energy. This is simple. This is energy transfer. When I'm doing work, I am transferring energy. Okay, so work is a way of transferring energy. अगर तुम पीछे स्लाइड में जाओगे ना, ऊपर सबसे पहले लिखा हुआ यही है, work is simply a way of transferring energy. So if I am object A, I am exerting a force on object B, so I am transferring my energy to object B. If object B covers some displacement in the direction of the force, okay, work is done on object B by object A. So I am losing energy, it is gaining energy. अब वो पोटेंशियल एनर्जी भी गेन कर सकता है, काइनेटिक एनर्जी भी गेन कर सकता है, डिपेंड करता है कि वो फोर्स किस तरह एक्ट कर रही है। बट जब अर्थ किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता है ना, जब अर्थ किसी ऑब्जेक्ट पर अपनी तरफ फोर्स लगाता है और उसे अपनी तरफ खींचता है, वो ऑब्जेक्ट उस फोर्स के नतीजे में डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। तो इस केस में ऑब्जेक्ट में यूं समझ लो एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती, बल्कि उस ऑब्जेक्ट की अपनी ही पोटेंशियल एनर्जी थी, इट वाज ऑब्जेक्ट्स ओन पोटेंशियल एनर्जी जो कि उसी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। एक्चुअली द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज वे मोर कॉम्प्लेक्स देन वी थिंक इट इज, ओके। और in O levels, in AS level, we actually don't teach you the exact definition of potential energy. Rather, हम जो potential energy निकालते हैं, this is all relative explanation of potential energy. A2 में ना हम proper potential energy को पढ़ेंगे, masses की potential energy, charges की potential energy, और उनकी जो definitions होंगी ना, वो आपकी सोच है जो हम अभी पढ़ रहे हैं उससे बहुत डिफरेंट हो। ओके, सो that would be the absolute definition of potential energy, कि वो असल ना, फिर everything will make sense to you. In AS level or in O levels, जिस potential energy को हम पढ़ते हैं उसे कहते हैं relative potential energy. That is not absolute, this is simply relative potential energy. कि भाई कोई ऑब्जेक्ट अर्थ से दूर चला गया तो बस उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई,
करीब आ गया तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई, इतना पढ़ते हैं, समझ लो आप मेरे पास. We actually don't talk about what exactly potential energy is, क्योंकि exact potential energy निकालने के लिए ना I need to consider the mass of the earth, I need to consider the mass of the object. That is way more complex than what we study in O and AS level. So your question is actually a very good question, but you will get that genuine answer when you reach A2, where we'll we'll talk about the absolute definition of the potential energy. So इसलिए मैं आपको कोई उल्टी सीधी चीज समझा नहीं सकता, बट इतना मैं आपको जरूर समझा सकता हूँ, जस्ट टू मेक श्योर, बिकॉज दैट ऑलवेज वर्क्स फॉर AS kids कि भाई आपने इस चीज, बिकॉज when you truly understand the concept of कि किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगी, फोर्स सही समझ नहीं आ रही ने उस हाँ स्क्रीन बन गया हुआ कि उस ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया एज अ रिजल्ट ऑफ दैट फोर्स. तो if you truly understand the meaning of this, you will be looking for energy कैसे ट्रांसफर, and in every example you will find कि कोई एक ऑब्जेक्ट होगा जो एनर्जी लूज कर रहा होगा, जो फोर्स लगा रहा है, और जिस पर लग रही है वो एनर्जी गेन कर रहा होगा. ओके, but there is one example where you won't be able to explain this, which is the work done due to the gravitational force. वहां पे पता है क्या देखोगे, वहां पे आप बस इतना देखोगे कि जिस ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है और ऑब्जेक्ट उस ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है, उस ऑब्जेक्ट पर भी वर्क तो हो रहा है, बट एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वर्क डन वो ऑब्जेक्ट कोई एनर्जी गेन नहीं कर रहा है, रादर वो अपनी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है. डू यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? बोलो ना, may I please? If you have mercy on the phone and hold it in your hand up instead of dropping it, does it have energy? If you have mercy on the phone and hold it on your hand, hold in your hand up high instead of dropping. हाँ, जब उसके ऊपर था तब भी उसके पास एनर्जी थी. एक्चुअली वो अब ऊपर जो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी आई है ना, वो इसलिए आई थी, पहले मैंने वर्क किया था, मैंने फोर्स लगाया, उसने ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो उसने लाइक क्या किया, मैंने उसके ऊपर वर्क किया, जिसकी वजह से उसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई. तो यस, इट हैज एनर्जी. फिर जब मैं उसको ड्रॉप करता हूँ तो उसी की अपनी पोटेंशियल एनर्जी नीचे आके किसमें कन्वर्ट हो जाती है, उसकी की अपनी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है. Yes, so I don't fear self-moving chairs, sir. Wow. So one more time. So do you know Newton's gender? Seriously. आजकल तो वो होता है ना, लोग खुद आइडेंटिफाई करते हैं ना. I identify myself as the. I have never interviewed Newton, so I couldn't get the chance to ask him if he identified himself as कितने 47 जेंडर हो चुके हैं ना, कितने हो चुके हैं अभी तक? 60 से ऊपर हो गए. फिजिक्स से मुश्किल तो सोशियोलॉजी हो गई है. जो बेचारा सोशियोलॉजी पढ़ाता होगा उसका तो काम हो गया. 100 से ज्यादा हो गए. सही है, 100 सही है. So तो अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर वो दोबारा से मैं सिर्फ इतना समराइज कर देता हूँ, जितने भी लोग अभी मुझसे पूछ रहे थे, बिकॉज इट्स अ वेरी क्रूशियल डिस्क्रिप्शन. उसके बाद सिंपल, उसके बाद सिर्फ फॉर्मूले और अप्लाई करना है हमें. सो किसी ने बोला था एसन कह रहा सर, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन अगेन द पॉइंट ऑफ वर्क डन बाय वेट. ओके, वर्क डन बाय वेट का कॉन्सेप्ट समझने से पहले मुझे ये बताओ, तुम्हें क्या ये बात समझ में आती है कि इफ आई एक्सर्ट अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट and that object displaces itself in the direction of the force, work is done on the object. Let's say if there is a work done of 50 joules, means I have transferred my 50 joules
to the object. So I've lost 50 joules and the object has gained 50 joules. Those 50 joules, that gain of 50 joules can be in the form of kinetic energy, that can be in the form of potential energy. Do you understand this? SM? Okay. It means you understand that whenever you see a mass exerting a force on the other mass, as a result of which the other mass covers some displacement in the direction of the force, it means there is work done on that mass and there is energy transferred on the other mass from the first mass. That is simple till now. Okay, now this is true everywhere. But when you try to understand this in case of work, so when you see an object being acted upon by a force and it is displaced in the direction of the force, but that force is none other than weight. Like the example of this phone, where it is the gravitational force, it is the weight due to which the object is being displaced in the direction of the weight. In this case, work is done because there is force, there is displacement. But actually, the object has not gained energy. Actually, there is no genuine transfer of energy. Rather, object की अपनी ही potential energy, kinetic energy में convert हो गई. So this is true only for work done against in the direction of the gravitational force. Do you understand this? Okay. अच्छा. Again, mind you, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेनेशन जो भी मैंने समझाई है ना कि वर्क की वजह से जो फोर्स होता है, जो वेट की वजह से जो वर्क डन होता है, उसमें एक्चुअली एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होता, बल्कि ऑब्जेक्ट खुद ही अपनी पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा होता है. ये काम चला हुआ एक्सप्लेनेशन है. ओके, सो दिस इज एन एक्सप्लेनेशन जिससे आपका गुजारा हो सकता है. बिकॉज इसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको कब मिलेगी? जब आप A2 में जाओगे और आप प्रॉपर क्या पढ़ोगे? पोटेंशियल एनर्जी की प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ोगे. ओके, सो बट दिस इज अ गुड एक्सप्लेनेशन जिससे आपका AS अच्छा गुजर जाएगा. You'll be able to sleep well tonight. Okay. Or when an object falls, the gravitational potential energy decreases and it converts into kinetic energy. Am I right? Yes, if there is no resistive force. Okay, there is no resistive force, no air resistance. Okay, so the entire potential energy is being converted into the kinetic energy. Okay, thank you. So, okay, so the object when accelerated does work. When it comes to rest, ये वो वाला example है जब मैंने एक कुर्सी को धक्का मारा और फिर उसने खुद work किया. A raised object does work when it returns to its initial position. ये मेरा iPhone था जो पहले हवा में गया था और फिर खुद से नीचे आया था because it was उसका potential energy थी, so now it had the ability to do work. So the ability to do work is called energy. The energy possessed by a body due to its motion is called kinetic energy. In principle, हम दो major types of energy की बात करते हैं, kinetic energy और potential energy. And the energy possessed by a body due to its position or physical condition is called potential energy. Okay. अब एक एक करके जरा बात करते हैं kinetic energy के ऊपर. जी. Gravitational force की energy में सिर्फ conversion हो जाती है. इस तरह तो जब भी transfer होती है वो किसी दूसरे सिस्टम में होती है ना, जैसे इसने अगेन द फ्रिक्शन वर्क किया, उसने सराउंडिंग को एनर्जी दे दी, उसने अपनी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. देखो माय ब्रेन भी लाइक इंकी पिंकी पोंकी. ठीक है अब्दुल हमीद भाई, समझ गया. So suppose that an object of mass m is acted upon by a constant force F and is displaced by a distance s in the direction of the force. So work done by the force F is W equal F into S. Okay.
तो एक ऑब्जेक्ट था, उस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगी F और उसने उस फोर्स की डायरेक्शन में एक डिस्प्लेसमेंट कवर किया S. So what done is simply F into S. Okay. इस ये यूनिफॉर्म, ये एक वो फ्रिक्शनलेस सरफेस है. इस फोर्स के अलावा ऑब्जेक्ट पर कोई लेट से दूसरी फोर्स एक्ट नहीं कर रही है. तो ये जो अकेली फोर्स होगी ना, ये ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी. फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगी, एंड दैट एक्सेलरेशन कैन बी फिगर्ड आउट बाय यूजिंग सिंपली F इक्वल ma. W equal Fs, force is ma, S as it is. Okay, so it becomes MAS. अच्छा, because constant acceleration है तो let's say initial velocity 0 थी जब वो रेस्ट पर था, ठीक है. फाइनल वेलोसिटी v हो गई, और अभी सारा का सारा जो मेरा वर्क डन है ना, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है. क्योंकि जब मैं फोर्स लगा रहा हूँ उस पर, वो एक्सेलरेट कर रहा है, एक्सेलरेट करने की वजह से उसकी स्पीड बढ़ रही है, स्पीड बढ़ने की वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है. सो अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है और फाइनल वेलोसिटी है v, so according to, and because there is constant force means constant acceleration, so I can use equation of motion because that is applicable whenever the object is moving in a constant acceleration, and that is 2as equal v square minus u square. v square minus u is 0, तो ये हो जाएगा 0 square. तो s बराबर हो जाएगा v square upon 2a. ऐसा ही है, इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये 2a मल्टीप्लाई होता है, राइट हैंड साइड पे जाके डिवाइड हो गया. अब वापस लेकर आते हैं इस इक्वेशन 1 को, जहां पे W इज इक्वल्स टू MAS था ना, तो M एज इट इज, A एज इट इज, इस S की जगह मैं लिख सकता हूँ v स्क्वायर अपॉन 2a. इन दोनों A का इंतकाल हो जाएगा, एंड आई विल बी लेफ्ट विद mv स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, व्हिच इज हाफ mv स्क्वायर. ये जो वर्क डन है ये mv स्क्वायर अपॉन 2 के बराबर है, और एक्चुअली यहाँ पे जो भी आप वर्क डन कर रहे हो ना, वो सब का सब किस में कन्वर्ट हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है ना. इसका मतलब प्यारे बच्चों, यहाँ से हमें काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन मिल सकती है, विच इज हाफ mv स्क्वायर, जो आपने ओ लेवल्स में पैदा होने के थोड़ी देर बाद ही पढ़ लिया था, विच इज के ई इज हाफ mv स्क्वायर. तो आपने वो फॉर्मूला तो याद कर लिया था, उसकी डेरिवेशन ओ लेवल्स में नहीं थी, बट ए लेवल्स में, एएस में इसकी डेरिवेशन हमारे सिलेबस का पार्ट है. तो एन एएस लेवल कैंडिडेट शुड नो हाउ the equation of kinetic energy as half mv square is being derived. तो ये 2-3 स्टेप्स आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में कभी 2-3 मार्क का पूछ लेते हैं. Are we good till now? May I please get acknowledgement from everyone? Now moving on towards potential energy, and the gain in potential energy when an object of mass m is raised through a height h is equal to work done against the gravity. Okay, so for example, एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक सरफेस पे पड़ा हुआ है, एंड मैं चाह रहा हूँ, ये मेरा आईफोन था, मैं चाह रहा हूँ कि ये ऊपर चला जाए, तो ये खुद से ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है. अगर आप कराची में हैं और किसी बाहर रोड पे किसी सड़क पे आपका फोन पड़ा हुआ, तो आप देखेंगे थोड़ी देर बाद वो ऊपर चला जाएगा, सही है. तो वैसे ही ऊपर नहीं जाता. तो Sir, अगर if इसको an ऊपर, goes up, yes, like if you move it with the external force, obviously, yeah, what happened to the kinetic energy? okay, yeah, this is why it is very important. It is very important that I exert an upward force exactly equal to the weight, so that the resultant force is 0, and according to first law of motion, an object can move, as we discussed in the previous class as well, when the resultant force is 0, but the object will move with a constant velocity, and there will be no increase in kinetic energy. Because right now I want a pure equation of potential energy, so I do not want any increase in kinetic energy. This is why, though I can raise the object with a force even greater than the weight,
But in that case, the object is going to gain both potential energy and kinetic energy because the object will accelerate. And it will also go up. So it will gain potential energy as well. But right now, because I'm looking for a pure equation of potential energy, so I really want my object to go up without any increase in kinetic energy. And for that, I need to exert an upward force just equal to the weight. And I have to make sure that the object is raised at a constant velocity, so there is no gain in kinetic energy. So if its weight is mg, my applied force has to be equal to mg. So the force required to raise a mass m without any acceleration. Okay, this without any acceleration is very important because I do not want any increase in kinetic energy, because kinetic energy की equation मैं पीछे बना चुका हूँ. I just want potential energy की equation. So that force required to raise the object without any acceleration has to be equal to the gravitational force mg acting on it. So the gain in gravitational potential energy solely will be equal to the work done, because there is no potential, there is no gain in kinetic energy. All of the work done is being converted into the potential energy of the object. So potential energy is force into displacement. In my case, the displacement is h, force is F, force is actually equal to mg, h as it is. And this is how, my friends, we get gravitational potential energy equals mgh. Magic. Hello guys, am I able to make myself clear to all of you? So can you explain the part again of the mg? How is force is equals to mg? Yeah, see, you remember first law of motion? An object at rest will remain in rest. An object in motion will continue its motion with a constant velocity if the resultant force is zero. So if I want to raise my object with a constant velocity, that is without any increase in kinetic energy. Beta किसी का mic खुला हुआ please. Yeah. Without any increase in kinetic energy, so without any change in velocity, if I want to raise the object with a constant velocity, so my upward force must equal downward force. Downward force is weight, so upward force has to be equal to weight, which is also equal to mg. So this is why my applied force is kept equal to mg, because all I want is an increase in potential energy only, no gain in kinetic energy. So this is why F is mg, h is your displacement, so you get mgh. Rabika. Sir, thanks a lot. Okay, no problem. So what about the rest? Are we all good till now? सर गाना सुना दे. हाँ बेटा, अभी बिल्कुल मैं माइक लेकर आ रहा हूँ. Sir, why should the acceleration be always zero in both the cases? No, not in both the cases. See, the acceleration here is not zero. Here the acceleration is constant. The object is accelerating. This is why we are using equation of motion now. The acceleration has to be zero in the case of gravitational potential energy, because whenever there is acceleration, there is an increase in speed and there is an increase in kinetic energy. I don't want any increase in kinetic energy in the derivation of potential energy, because I want to consider all of my work done equal to potential energy. This is why I just want to make sure that there is no increase in kinetic energy in the derivation of potential energy. समझ रहे हो आप मेरी बात? Yes, sir. Now it's clear. Okay, so each piece question.
I think the answer, this is a very simple question. The answer has to be A. Okay, because potential energy is mgh and weight is constant, obviously. So potential energy is directly proportional to height. And the greater the height, the greater the potential energy. The lesser the height, the lesser the potential energy. And directly proportional means the graph has to be a straight line passing through the origin. So A is the correct answer. Are you all with me? Full and final? बाकी जिनको बी लग रहा था उनको समझ आई क्या? ये तो आप कहना चाह रहे हो हाइट के बढ़ने से पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, ऐसा तो नहीं होता ना? हाइट के बढ़ने से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है ना? Again, easy peasy question. They used to ask similar question in O levels as well. आज आम जिंदगी देखते हैं. पहली बात नजर तो नहीं आ रही, नजर नहीं आ रही आंसर वही है. हाँ, हमें भी नजर नहीं आ रही, हमें भी नहीं आ रही. लवीन भाई, कोविड के टाइम पे जब नया नया ऑनलाइन स्टार्ट हुआ था, कोविड था, घर पे ही क्लासें लेने होती, अम्मा की डांटें, बच्चों की चीजें, बेगम की चीजें, सब बच्चे सुन रहे होते थे लाइव क्लास में. वो मेरे को वो अभी मुझे एएस के बच्चों ने याद करा दिया है, इंकी पिंकी पोंगी, डैडी बॉट अ डोंकी. अब वो ना उन्होंने पूरा गाया. I have this very bad habit, if someone sings something in front of me ना, I'll just keep repeating it. और वही हुआ, मैं घर गया, बच्चों को देखा, मेरे सामने बोलना शुरू कर दिया इंकी पिंकी पोंकी. अब वो बच्चे ना, आप उनको थैंक यू अस्सलाम वालेकुम जितनी बार बोलो वो नहीं सीखेंगे. आप उल्टी सीधी बातें उनके बारे एक दफा कर लो ना, वो फौरन सीखता है. वो सीखते हैं, सीख के फौरन जाके अपनी अम्मा को सुनाते हैं इंकी पिंकी पोंकी. अम्मा समझ जाते हैं किसने सिखाया होगा, फिर वो आगे कभी कभी अच्छी चीजें भी सिखा दिया करो बच्चों को. मैंने कहा मैं क्या बताऊं उनको, अच्छी चीज तो सिखाता हूँ, सीखते ही नहीं, उल्टी सी चीजें 2 मिनट में सीख जाते हैं. खैर, क्या आंसर है इसका?
हाँ भाई, जमात का टाइम हो गया, लेकिन अब्दुल हमीद भाई पहले आप वॉशरूम जाना, जिसके लिए आपने पहले परमिशन मांगी थी। अच्छा खैर, ये बहुत सिंपल है भाई, ऊपर से ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है। सो योर लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। सो mgh होता है आपका लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, बट योर वर्टिकल डिस्टेंस इज y ना, सो यू आर गोना टेक y एंड काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर। सो m कैंसिल हो जाएगा, ये 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2gy इज इक्वल टू v स्क्वायर। सो v बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट 2gy का, एंड सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, वैसे अल्लाह मुझे माफ करे, बट मेरे ख्याल से अब फरिश्तों को भी थोड़ी सी फिजिक्स सीखनी पड़ेगी, क्योंकि जब इस बंदे के सवाब कैलकुलेट हो रहे होंगे ना, तो मेरे ख्याल से तो इसकी कैलकुलेशन ऐसे होगी कि नंबर ऑफ रिकात इनटू कॉस थीटा, है ना। मेरे ख्याल से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकलेगा ना, समझ रहे हो। सरफेस और अब अगर ये इंक्लाइंड सरफेस पे, तो मेरे ख्याल से 2 कंपोनेंट बनेंगे और हॉरिजॉन्टल का ही सवाब मिलेगा इसको, वर्टिकल का तो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि समझ रहे हो। तो मुश्किल हालात आ गए भाई अब, और इसलिए भी फिजिक्स सीख रहे हैं सीरियसली। सही है बेटा, यहाँ पे एक्चुअली ये जो बंदा है ना, इसका W sin थीटा जो है ना, वो फ्रिक्शन के बराबर है। तो ये इक्विलिब्रियम में बच्चे का जो है ना, वो फ्रिक्शन के बराबर नहीं, तो वो डाउनवर्ड एक्सेलरेट करेगा, समझ रहे हो। तो अब ये देखना पड़ेगा कि इसका लाइक, खैर अल्लाह ताला सबकी इबादत को कबूल करे, बट अच्छा ये क्वेश्चन है, होमवर्क के तौर पे इसको ट्राई कीजिएगा प्लीज, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बहुत मुश्किल है भाई। दिस वन टू प्लीज। जो भी फोटो ले रहे हो प्लीज ग्रुप पे पोस्ट कर दियो। ओके, दिस वन टू। ठीक है भाई, फिर कल से इंशाल्लाह पावर डिस्कस करेंगे, और इसके बहुत सारे क्वेश्चन जो हमें करने हैं वो अगली 2 क्लासों में यही करना। ठीक है भाई, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।